बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा राहिला समीर, और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ उर्दू बराए जमात शशम। और हमारा सबक जो है वो है बाब नंबर 3 का तीसरा सबक, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इस्लामी हवाले से अगर हम बात करें तो आज की हदीस है, खालिकिन नासा बिखुलुकिन हसनिन, लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। जामिया तिरमिज़ी 1987 हदीस नंबर है। और ये हदीस जो है बहुत ही अहम है, जिसमें ये बताया गया है कि हुस्ने सलूक एक ऐसा हथियार है जिससे दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाया तो अपने दुश्मनों से भी हुस्ने सलूक किया, जिससे वो आपके मतियो फरमाबरदार बन गए और आप इस्लाम भी कबूल कर लिया, आपका पैगाम भी वसूल कर लिया। आज का सबक देख लेते हैं। महारत है लिखना और हासिल ताल्लुम है नसरी इक्तबास की तशरीह कर सकें। इससे पहले कि आज का सबक सीखे, हम एक सरगर्मी कर लेते हैं। दर्जे झेल इक्तबास को गौर से पढ़ें और इसके मुश्किल अल्फाज को आसान उर्दू में तब्दील करके इक्तबास को दोबारा लिखें। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ की तशरीह कर ली होगी। हम आज का सबक देख लेते हैं। बच्चों, अगर हमने नसर पारा, इक्तबास या इबारत की तशरीह करनी होगी तो ये इन तीनों का मतलब एक ही है। नसर पारे की तशरीह हो या इक्तबास की हो या इबारत की, तरीक़ेकार एक ही होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने तलाश कर लेने हैं। जितना भी उस पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज होंगे उनको लुगत में से ढूंढकर उसके मायने लिखें। इक्तबास को गौर से पढ़ें। गौर से पढ़ने से मुराद ये है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर आपने वजाहत देनी है। अगर किसी वाक़ये की तरफ इशारा है तो उस वाक़ये को खोलकर बयान करना है। मालूमात की वजाहत और हवाले भी आपने देने हैं। अगर कहीं पर आपको लगता है कि इस मालूमात की मुझे वजाहत देनी चाहिए तो वो भी आपको लिखना होगा। इससे पहले कि आप तशरीह करें, आपको एक तमहीद भी बांध लेनी चाहिए। जहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है थोड़ा सा उससे पहले के हालात वाक़ियात भी आप इसमें बयान कर देंगे तो तशरीह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाएगी। इक्तबास की तशरीह करने का तरीका, हमने ये एक इक्तबास लिया है जिसकी हम तशरीह करेंगे। इससे पहले कि इस पैराग्राफ की हम तशरीह करें, ये आपके सबक की से लिया गया है। तो इस पैराग्राफ से पहले आपने बता देना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान की मायानाज शख्सियत हैं और आपने एटमी प्लांट नस्ब किया और एटमी धमाका करने में आपका बहुत अहम किरदार है। आप बहुत ही ज़हीन साइंसदान थे। इसके बाद आपने इस पैराग्राफ की तशरीह शुरू कर देनी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अल्लाह ने अपने मुकर्रब बंदों में शुमार कर रखा था। अब एक मुश्किल लफ्ज़ आ गया है जिसका मतलब यह है कि अपने करीबी और जिन लोगों से अल्लाह ताला प्यार करते हैं ना, उन लोगों में शुमार कर रखा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जिन लोगों पर करम फरमाते हैं, जिनको ज़र्फ़ देते हैं इतना कि वो इंसानियत की खिदमत करें, उनको करीबी लोगों में शामिल करते हैं। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। बच्चों, ये मोमिन की पहचान है कि उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, दिल कितना भी दुखी हो। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो अंदर से जितने मर्जी परेशान हो, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। आपकी रूहानी ताबिंदगी और जलालत का ये कमाल था। अब रूहानी ताबिंदगी का क्या मतलब है? रूहानी ताबिंदगी का मतलब ये है कि आप रूहानी तौर पर काफ़ी मजबूत थे। आपके जो रूह में ताजगी थी और रूह में जो है रोशनी थी, वो किस वजह से आती है? वो इबादत गुजारी से और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से आती है। जलालत का मतलब होता है रौब दबदबा, यानी कि आपके जो है आपके किरदार की नेकी और आपके रोबे दबदबे का ये कमाल था कि उनके हल्क़े सहर में रहने वाले, हल्क़े सहर में रहने वाले कौन लोग होते हैं? जो उनके मातहत थे या करीबी रिश्तेदार थे जो उनके साथ रहते थे, उनके ज़ेरे असर आ जाते, ज़ेरे असर आ जाते, मुतासिर हो जाते थे और वो भी उनके रंग में रंगे जाते।
یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ان جیسا ہو جانا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو آپ جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان جیسے بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. تو جو ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے وہ بہت ہی نرم مزاج تھے، ہمدرد تھے اور خوش اخلاق تھے. جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ماتحت تھے، وہ ان کے زیر اثر آ جاتے تھے اور ان جیسے بننے کی کوشش کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے دوست، احباب، احباب کہتے ہیں رشتہ داروں کو، رفقۂ کار جو ان کے قریبی ساتھی تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے گوہرے نایاب تھے. گوہرے نایاب کا کیا مطلب ہے؟ قیمتی موتی، یعنی کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت تھے جن کی ایسی عادات تھیں جو کہ قابل تعریف تھی، جن سے ہر لمحہ سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا. آپ ایک اعلیٰ ظرف انسان تھے اور سائنسدان بھی تھے، بہت پڑھے لکھے تھے. ان کے ساتھ رہنے والوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان صرف دوستوں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے ماتحتوں کے لیے بھی بہت مشفق تھے. مشفق تھے، بہت ہی شفقت فرماتے تھے. آپ کا رویہ بہت ہمدردانہ اور رحم دلانہ ہوتا تھا، اور یہ بڑے آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کم ظرف نہیں ہوتا، اس کا اعلیٰ ظرفی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنا نوازتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. تو آپ بھی ایک ایسے ہی انسان تھے. ان کے ساتھ کام کرنے والا عملہ ان سے ہمیشہ بہت خوش رہتا، ہوا ان کا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو. تو ان کے ماتحت جو تھے، جو ان کے نیچے کام کرتے تھے، وہ لوگ آپ سے بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ آپ بہت اعلیٰ ظرف بھی تھے اور ہمدرد بھی تھے، دوسروں کی تکلیف بھی سمجھتے تھے. تو اس پیراگراف کی ہم نے اچھے سے تشریح کر لی ہے. امید ہے آپ کو پیراگراف کی تشریح کرنا آ گئی ہوگی. ایک انفرادی سرگرمی ہے، یہ آپ کی مشق سے لیا گیا ہے پیراگراف. یہ سب بچوں نے اس کو انفرادی طور پر اس کی اقتباس کی تشریح کرنی ہے، کاپی پر لکھنا ہے اس کو. گروہی سرگرمی ہماری آج کی کیا ہے کہ یہ 4 کے گروہوں میں منقسم ہو جائیں اور اس سبق کا ایک ایک پیراگراف لے کر مل کر اس کی تشریح کریں. 2 بچے مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈیں اور باقی بچے تشریح کریں. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق محسن پاکستان کے آخری اقتباس کی تشریح کریں. یہ ایک ورک شیٹ ہے اور لیسن پلان بھی ہے جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.